हम हैं गौतम राणेसागर और बंधुओं, आप सभी का अभिवादन। देश के सबसे बेहतरीन अतुलनीय कार्यक्रम हम भारत के लोग एक ताकत में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए जो चयनित विषय है कि इंदिरा गांधी जी ने जो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह अतुलनीय है। बैंकों का नेशनलाइजेशन आज सब्जेक्ट हमने रखा है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत का संविधान जब बना या भारत के संविधान को बनाने वाली जो निर्मात्री समिति थी, उसने यह तय किया था कि भारत एक सामाजिक गणराज्य बनेगा। इसीलिए कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, और आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी समाजवादी दृष्टिकोण पे ही हम अपने आप को सीमित करते हैं। इंदिरा जी का जो बैंकों का नेशनलाइजेशन था, राष्ट्रीयकरण करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था और इस काम को किया भी, उसके पीछे मंशा सिर्फ यह थी कि जब भी कोई लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला देश, जिस देश में लोकतंत्र हो, लोकतंत्र का मतलब एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार और उस वोट की कीमत बराबर हो। यह मायने नहीं रखता कि वह वोट किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के वोट है या जो आजकल सबसे निम्न दृष्टि से देखा जाता है, नीच समझा जाता है, काम उसका ऊंचा है, उसे पारितोषिक दिया जाना चाहिए, उसके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। और वह है हमारे गली कूचे को साफ करने वाला स्वीपर, जो अपने आप को गंदा करके हमें आपको स्वच्छ जगह पे चलने के लिए, हाइजेनिक स्थान पे चलने के लिए हमें आपको मार्ग देता है, हमें आपको पर्यावरण देता है, माहौल देता है। उसके भी वोट की कीमत वही है जो इस देश में राष्ट्रपति के वोट की कीमत है। यह देखा जाता है कि देश में जितने भी इंस्ट्रूमेंटल हैं जो सहायक हो सकते हैं देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, उन सारे सहायक संस्थानों को सरकार के अधीन होना चाहिए, राज्य के अधीन होना चाहिए। और जब तक वो सारे संस्थान राज्य के अधीन नहीं होंगे तो राज्य विकास करेगा, यह संशय ही नहीं है, बल्कि यह तय है। इसी दृष्टिकोण से सबसे पहले इस बैंकों के नेशनलाइजेशन से पहले, जबकि ये चर्चा हुई थी 1948 में ही ये चर्चा चल गई थी कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाएगा, और इस दृष्टिकोण से कांग्रेस की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, उस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रपोजल पे, एक प्रस्ताव पे पूरी चर्चा की, परिचर्चा की। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंट्रीम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर आर के षणमुगम शक्ति, उन्होंने बड़े ही पुरजोर तरीके से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था। और यह भी आपके सामने रखना जरूरी है कि इसी को दृष्टिगत करके 1955 में जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था,
जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसका राष्ट्रीयकरण करके ये स्टेट बैंक इंडिया के नाम से ही जाना जाने लगा। यह भी आपके सामने रखना जरूरी है कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम थे, व्यवसायिक बैंकिंग थे, उनकी जो संख्या 1951 तक थी वह 566 थी, 566 थी और बाद में 1969 आते आते उनकी संख्या घट करके महज 89 तक सीमित हो गई। अब हम चर्चा 1969 तक, महज 89 तक सीमित हो गई, उसी समय की बात है। पता नहीं क्या वजह है कि गुजरात की धरती से समाजवादी दृष्टिकोण जन्म नहीं लेता क्या? जो भी गुजरात की धरती से आता है और केंद्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाता है, वो हमेशा मुक्त व्यापार की बात करता है और उसी दृष्टिकोण से सोचता है, पूंजीवाद के दृष्टिकोण से ही सोचता है। 1967 में जो गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई दूसरी बार, ऐसी हमारे इतिहास की घटना है, भारतीय राजनीति में इतिहास की घटना है, जब मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर बने। यह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दूसरी बार पद था। इसके पहले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के गवर्नमेंट में उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री थे और 1967 में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर का पद इसलिए दिया गया था कि नेहरू जी के पीरियड में गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। इंदिरा जी चाहती थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में देश को समाजवादी दृष्टिकोण पे लाने के लिए, धरातल पे उतारने के लिए और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए, सारे संस्थानों में समाजवादी दृष्टिकोण लागू करने के लिए जो वित्त का अनुभव है, वित्तीय संस्थानों का अनुभव है, मोरारजी के उस अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है ताकि इस देश को समाजवादी बनाया जा सके। यह तो डर था, पहले भी इंदिरा जी को डर था कि मोरारजी देसाई का दृष्टिकोण कैपिटलिज्म का है, मुक्त बाजार का है। शायद उनकी जो सोच है इंदिरा जी की कि वह इस देश को समाजवादी दृष्टिकोण पे आगे रखना चाहती हैं, इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती हैं, शायद वो रोड़ा बनेंगे। बावजूद उसके वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि शायद मोरारजी देसाई के दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के आधार पे इस देश को समाजवादी बनाया जा सकता है, संस्थानों को समाजवादी बनाया जा सकता है। स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद ही ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी वो राज्य के अधीन आ चुके थे। ये एक तरह से ये एक ऐसी चीजें थी जिसको एसेंशियल कमोडिटीज में माना जा सकता है, लिया जा सकता है। ये राज्य के अधीन आ चुके थे, यानी इनका राष्ट्रीयकरण हो चुका था। और 1960 में ऑयल और रिफाइनरी का भी राष्ट्रीयकरण हो गया था। अब चुनौती ये थी कि लोगों को किस तरह से आर्थिक तौर पे मजबूत किया जाए, वह दृष्टिकोण अपनाया जाए। लेकिन यह तब तक संभव नहीं था जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता
आर्थिक तौर पे एक आम व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ना मुश्किल था। इसीलिए इंदिरा जी ने जब पहले चर्चा की मोरारजी देसाई से कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिस तरह से 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में परिचर्चा हुई थी, डिबेट हुई थी और बकायदा उसके फाइनेंस मिनिस्टर आर के सोन मुगम शेट्टी साहब ने समर्थन किया था, उस बात को अब आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसका विरोध किया, मोरारजी देसाई ने विरोध किया। जब इंदिरा जी को लगा कि मोरारजी देसाई इस काम में इस देश को समाजवादी नहीं बनने देना चाहते, पूंजीवादी के राह पे ही इस देश को ले जाना चाहते हैं, फिर मजबूरन इंदिरा जी को 17 जुलाई 1969 से को मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय वापस लेना पड़ा, क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का अधिकार तो वित्त मंत्रालय के पास ही था और मोरारजी देसाई इस बात के लिए सहमत नहीं थे। फिर 17 जुलाई 1969 को यह वित्त मंत्रालय वापस ले लिया गया और जैसे ही वित्त मंत्रालय वापस ले लिया गया तो मोरारजी देसाई को लगा कि वो उनके जो पूंजीपति दोस्त हैं, उन पूंजीपति दोस्तों का वो मदद नहीं कर पाएंगे। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने उप प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा जी ने एक प्रस्ताव भेजा और उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस हमारे यहां थे एम हिदायतुल्ला जी, चूंकि बीबी गिरी उस समय जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे भारत के, उनकी मौत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे, बीबी गिरी वो राष्ट्रपति हो चुके थे, लेकिन बीबी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, ये घोषणा कर चुके थे। चूंकि नियम के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे है वो नए राष्ट्रपति चुनाव में सम्मिलित नहीं हो सकता, इसलिए बीबी गिरी को रिजाइन करना पड़ा। जब बीबी गिरी को रिजाइन करना पड़ा तो एम हिदायतुल्ला जो चीफ जस्टिस इंडिया थे, उस समय इंदिरा ये प्रोविजन नहीं था कि चीफ जस्टिस इंडिया जो होंगे वो राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाल सकते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। इंदिरा जी ने बकायदा ये नियमावली बना दी कि ऐसी दशा में अगर जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर इस देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह नियमावली, उसी के आधार पे एम हिदायतुल्ला ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 19 जुलाई 1969 को कि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा। यह भी सच है कि उसके 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला, मानसून सेशन शुरू होने वाला था। इंदिरा जी उसमें बिल ला सकती थी और बकायदा उस बिल को पास करा सकती थी, तो अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अध्यादेश जब अनाउंस हो गया तो बकायदा पार्लियामेंट में उन्होंने इस बिल को पास भी कराया, जिसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव रखा गया। उस 14 बैंकों में जिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा गया वो सारे बैंक थे: इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये इस तरह के तमाम जो 14 बैंक थे, उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उन्होंने बकायदा प्रस्ताव रखा। कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जब इसकी घोषणा हुई तो सबसे ज्यादा पीड़ा हुई आरसी कूपर को। आरसी कूपर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कूपर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण रहा और क्या दृष्टिकोण रहा, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा इसलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो आप सभी का इतनी देर के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत